और अब बात करेंगे हल्द्वानी में हुई हिंसा की। आखिर उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक माहौल को बिगाड़ने की साजिश कौन रच रहा है। पहले 8 फरवरी को हल्द्वानी में हिंसा भड़काई गई, जबरदस्त आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई, यहां तक कि थाना फूंक दिया गया और फिर कल बरेली में माहौल बिगाड़ने की साजिश रची गई। सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव से पहले ऐसा कौन कर रहा है और माहौल खराब करने से आखिर किसका फायदा हो रहा है। बरेली में दंगल से पहले ही कैसे साजिश करता फेल हो गए, वो पूरी खबर आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अब्दुल मलिक, जिस पर गैर कानूनी ढंग से जमीनों को कब्जा करने का आरोप है, 8 फरवरी को हल्द्वानी के बनभूलपुरा में जहां अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई, उस जगह को भी मलिक का बगीचा ही कहा जाता है। अब्दुल मलिक, जो इस पूरी हिंसा का मास्टरमाइंड कहा जा सकता है, साजिशकर्ता कहा जा सकता है। आपको जानकारी दे दें, पुलिस का कहना यह है कि अब्दुल मलिक की सबसे ज्यादा अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन के एक्शन का जो विरोध कर रहा था शख्स, वो और कोई नहीं बल्कि अब्दुल मलिक ही है। 8 फरवरी को पुलिस और प्रशासन की टीम हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची थी, तो अचानक सैकड़ों की तादाद में उपद्रवियों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। ये लोग सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाए गए अवैध मदरसे और मस्जिद को तोड़े जाने का विरोध कर रहे थे। दंगाइयों की भीड़ ने 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया, दर्जनों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस थाने में घुसकर तोड़फोड़ की, आगजनी की, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। प्रशासन इस बात की भी जांच कर रहा है कि जिन घरों से पत्थर चलाए गए, आखिर उन घरों का कानूनी स्टेटस क्या है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस वक्त हिंसा हुई और किस तरीके से हिंसा को अंजाम दिया गया। आप सोचिए जरा, पुलिस और प्रशासन का भी कोई खौफ नहीं था। 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस हिंसा में घायल हुए हैं। हल्द्वानी हिंसा मामले में पुलिस ने भी ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। इस मामले में 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें से पहले तो 5000 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 16 नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और उपद्रवियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की बात कही जा रही है। अब तक 5 लोग पकड़े जा चुके हैं और बाकियों की तलाश के लिए भी पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। सीसीटीवी वीडियोस खंगाले जा रहे हैं, एक एक उपद्रवी की पहचान की जा रही है। बनभूलपुरा शहर में जो घटना हुई है उसमें पुलिस की तरफ से 3 एफआईआर पंजीकृत हुई है और ये 3 एफआईआर जो है उनमें हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और जो तथ्य आए हैं सीसीटीवी एनालिसिस हम लोगों ने किया है और जो बाकी एविडेंस है उसके आधार पर अभी 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 5 लोगों की गिरफ्तारी के बाद में बाकी जो अभियुक्त हैं उनको आइडेंटिफाई करने का काम हमारी टीम ने शुरू कर दिया है। अब्दुल मलिक जो है उसकी पुलिस तलाश कर रही है, वो भी हमारे केस में नामजद अभियुक्त है और चूंकि ये जो अवैध निर्माण का कार्य था ये अब्दुल मलिक के द्वारा ही किया गया था, तो अवैध निर्माण का जो ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई थी उसका सबसे ज्यादा विरोध उसी के द्वारा तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से हिंसा को अंजाम दिया गया। पुलिस इस पूरे मामले में छापेमारी कर रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। इंडिया टीवी संवाददाता शोएब मलिक इस इलाके में पहुंचे जहां से इस अटैक को प्लान किया गया, जो जितनी हिंसा भड़काई गई, जितना जान माल का नुकसान हुआ और कैसे बाकायदा छतों पर पेट्रोल बम तैयार करके रखे गए थे, पत्थर इकट्ठा करके रखे गए थे। हमारे संवाददाता शोएब रजा ने एक एक पड़ताल की और इंडिया टीवी के कैमरे पर वो सच रिकॉर्ड किया। आप देखिए उनकी रिपोर्ट। हल्द्वानी में जो हिंसा हुई उसमें अब ये लगातार बातें सामने आ रही है कि पूरी योजनाबद्ध तरीके से इस हिंसा को अंजाम दिया गया। ये जो जली हुई बाइकें आप देख रहे हैं, इन बाइकों को लेकर भी ये लगातार खबरें हैं, क्योंकि डीएम की तरफ से भी ये बात कही गई है कि पेट्रोल जो बम थे वो फेंके गए, आग लगाई गई और इनकी डिग्गियों से भी इस तरह की खबरें सामने आई कि पेट्रोल निकाला गया और फिर बोतलों में भरकर उसको पेट्रोल बम की तरह इस्तेमाल किया गया। ये तमाम चीज़ें हैं और ये जो तमाम जो बाइकें आपको नज़र आ रही है ये उसी हिंसा में जलाई गई और फिर
हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो चीज़ें हैं वो सामने आई। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पूरा योजनाबद्ध तरीके से इस हिंसा को अंजाम दिया गया। डीएम जो वंदना है नैनीताल की, उनकी तरफ से भी इस बात का जिक्र बाकायदा किया गया कि पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया गया है और बाइकों से तेल निकाला गया और फिर उसके बाद बोतलों में भरकर उसका इस्तेमाल हिंसा आगजनी के लिए किया गया। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर भी जांच की जा रही है, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं उनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। और अभी भी कर्फ्यू लगातार लगा हुआ है हल्द्वानी में। प्रशासन एक तरीके से सख्ती बरतता नजर आ रहा है, वो इसीलिए ताकि फिर से इस हिंसा की पुनरावृत्ति ना हो और किसी भी तरह के जो हालात है वो बिगड़ने ना पाए। पुलिस प्रशासन इस हिंसा के मामले में किसी भी उपद्रवी को बख्शने के मूड में नहीं है, इसलिए एक एक सीसीटीवी बड़े कायदे से खंगाली जा रही है। उधर सरकार ने भी हल्द्वानी में हुई हिंसा मामले की मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं हल्द्वानी के मेन इलाकों से कर्फ्यू हटा दिया गया है, लेकिन बनभूलपुरा जहां पर हिंसा की पूरी वारदात घटी, कर्फ्यू अभी भी वहां पर जारी है। किसी प्रकार का कोई इश्यू ना देखते हुए हल्द्वानी का जो मेन क्षेत्र है उसमें हमने कर्फ्यू को रिलैक्स करा है। हल्द्वानी की जो नैनीताल बरेली रोड है उसमें काफी सारे व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, उनको भी छूट दी गई है और जो आवागमन यहाँ से पहाड़ी क्षेत्रों की और एसेंशियल सर्विसेज का होता है उनको भी छूट दे दी गई है। इसके साथ ही जो बनभूलपुरा का एरिया है अभी भी वो सेंसिटिव है और वहां पर हम लोग नजर रख रहे हैं, तो उसको अभी हमने कर्फ्यू से अवमुक्त नहीं किया। उसके पेरीफेरी के कुछ क्षेत्र हैं जैसे रेलवे ट्रैक वगैरह से लगता हुआ एरिया है, उनको भी अभी कर्फ्यू कंटिन्यू किया। ये लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ये भी आइडेंटिफाई करा जा रहा है कि वो कितनी मात्रा में स्टोर करे गए थे और कहाँ कहाँ अभी भी अवेलेबल हैं, वो सारी चीजें लगातार चल रही हैं। एक तरफ पुलिस और प्रशासन इस पूरे मामले में बड़ी तत्परता से जांच कर रहा है, तो वहीं अगर जमीयत की बात की जाए तो बेहद आसानी से इस पूरी हिंसा का ठीकरा सिर्फ और सिर्फ प्रशासन पर फोड़ रहा है। जमीयत उलेमाए हिंद के वहाँ रीजनल जो मौलाना है मौलाना अब्दुल कासमी, उनका कहना यह है जो भी हिंसा भड़की है उसमें प्रशासन जिम्मेदार है। उनका कहना है कि मस्जिद और मदरसे को तोड़ने का फैसला जल्दबाजी में लिया गया। वहीं प्रशासन उनके दावे को गलत करार दे रहा है। आप सुनिए दोनों के दावे। हाईकोर्ट से हमको कल नहीं सुना गया था, लेकिन अगली 14 तारीख में उन्होंने कहा था हम 14 तारीख में आपको सुन लेंगे। हम ये कहते हैं कि जो वहां से डिसीजन आता वो तो सर्वोच्च न्यायालय का आता और माननीय होता, सब उसको मानते। और जब कल की कार्रवाई से हम बहुत ज्यादा दुख में हैं। जब वार्ता चल रही थी और हम लोग बैठ के बात कर रहे थे और आपसी सौहार्द न बिगड़े इसके लिए कोशिश की जा रही थी, तो आखिर इतनी भी जल्दी क्या थी प्रशासन को कि उन्होंने मस्जिद और मदरसे को डेमोलिश करने के लिए फौरी तौर पर कार्रवाई कर दी। हमें कोर्ट ने 14 तारीख को सुनने के लिए कहा था। अगर उनको कार्रवाई करनी ही थी तो फिर जिस तरह से शहर में आपसी सौहार्द न बिगड़े, हम लोग वार्ता कर रहे थे, बैठ के बातचीत के इस मसले का हल हो सकता था, तो फिर हम उनका सहयोग भी करते और फिर अगर जाना ही था तो फिर कोई शक्ल बनाते कि इतना बड़ा नुकसान ना होता। फोर्थ को रोकने का निर्णय सिर्फ एक डॉक्यूमेंट के कारण लिया गया जो 2007 का माननीय उच्च न्यायालय का आदेश था जिला मजिस्ट्रेट के लिए कि एक प्रार्थना पत्र का डिस्पोजल करें। तो वो प्रार्थना पत्र का डिस्पोजल करने के लिए 4 की जो ड्राइव है उसको रोका गया था। सारी की सारी जो तैयारियां हैं वो 4 तारीख के ड्राइव के लिए ही कंप्लीट कर ली गई थी पहले ही। 3 दिन वो एक्टिविटी रुकी रही, प्रार्थना पत्र का डिस्पोजल हुआ, हमने नेक्स्ट डे कर दिया। उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय में संबंधित पक्ष के द्वारा अपनी जो है स्टे की एक याचिका लगाई गई। स्टे की याचिका में पहली और दूसरी सुनवाई में किसी प्रकार का कोई स्टे माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा नहीं दिया गया। तो हमारा ऑर्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था। ये सारी जो हम लोगों ने ड्राइव करी, इससे पहले जितने भी पक्ष से बातचीत संभव थी वो बातचीत ऑलरेडी 30 तारीख से लेकर 8 तारीख के बीच में मल्टीपल स्तर पर करी। हल्द्वानी में हुई इस हिंसा के बाद स्थानीय लोग खासी दहशत में हैं। उनका कहना यह है कि ये सब कुछ इस इलाके की डेमोग्राफी बदलने की वजह से हुआ है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि दंगाइयों का पूरा इरादा ये था कि वो नया बाजार पर भी हमला करें। शुरू से बहुत आबादी नहीं थी इधर, बहुत ज्यादा हल्द्वानी की डेमोग्राफी भी बिगड़ी हुई है यहाँ पे। तो ये तो आपके टीवी न्यूज़ है कि उत्तराखंड की डेमोग्राफी बिगड़ी हुई है, बाहर के लोग बहुत आ गए हैं। ये कैसा इलाका था पहले, मतलब 20-25 साल पहले? बहुत शांतिपूर्ण, बहुत बढ़िया। आबादी किस तरह की, मुस्लिम आबादी थी या क्या? आबादी और हिंदू आबादी सब मिलजुल के रहते थे, कोई ऐसी बात नहीं थी। अब इधर बहुत माहौल खराब हो गया। क्यों लग रहा है आपको कि चीजें खराब हो जाएगी? अब ये तो
अभी जो इतना कल जो हालात हुए हैं उसको देखते हुए तो कुछ भी लग सकता है, कल हमारे घर पे पत्थर पड़े। पुलिस के आने पर वो लोग भाग गए थे क्या? कुछ लोगों ने समझाया, तब तक तो वो भाग गए थे ना पुलिस के आने तक। पब्लिक से कोई मतलब नहीं है जी, बाजार में हमले की तैयारी थी, वो थोड़ा बहुत ये था कि तैयारी पूर्व से ही चल रही थी, तो ये है कि बाजार का हमला बच गया, नहीं तो बाजार इसकी भेंट चढ़ जाता, बाजार भेंट चढ़ जाता, नया बाजार। सारा का सारा बाजार क्षेत्र। 30 साल पहले क्या इतनी आबादी मुस्लिम थी यहाँ, या क्या स्थिति? 30 साल पहले वैसे इतनी आबादी तो नहीं थी। इसके पीछे मूल कारण क्या है कि सरकारी भूमियों को धड़ल्ले से स्टाम्पों में बेचा गया है बेहिसाब करके, और जो सरकारी भूमियों में गलत तरीके से जो बसाए गए हैं। आज जो यहाँ का एक जो डेमोग्राफी बदलने का, कुमाऊं की डेमोग्राफी बदलने का मूल कारण यही है कि सरकारी जमीनों में बेहिसाब बेतहाशा बाहर का आदमी को गलत तरीके से बसा दिया गया है, और वो कहाँ का है ये किसी को जानकारी नहीं है, कोई उसका पता ही नहीं है कि कहाँ का आदमी है, कहाँ का आदमी बैठा हुआ है, और उसकी जो हर्जाना भुगत रहा है वो यहाँ का मूल आदमी है। क्या देखा था आपने, किस तरह की चीजें थी? किस चीज़ों का क्या, बस यहाँ तक पथराव करने आए थे, थोड़ा उनका डर लगा, थोड़ा बच्चों का डर लगा था। अब थोड़ा बच्चे अपने सही सलामत रहे और बाकी कोई बात नहीं, इसी वजह से डर लग रहा था। बाकी हम बाहर पहरा देते रहे, जो जेंट्स लोग थे, लेडीज़ों को सबको दरवाजे बंद करके अंदर रख रखा था। मतलब इस तरीके का माहौल ख़राब था कि बिल्कुल दिल में दहशत टाइप की हो गई थी आदमी की। आप जो स्थानीय लोगों को सुन रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि हल्द्वानी की डेमोग्राफी जो है वो बड़ी तेज़ी से बदली है, पिछले 25 साल में माहौल बहुत तेज़ी से बदला है, तो उनके कहने के पीछे कारण क्या था वो मैं अब आंकड़ों की ज़ुबानी आपको समझाती हूँ। अगर पूरे हल्द्वानी की बात की जाए तो यहाँ की डेमोग्राफी में जो बड़ी आबादी है वो हिंदू आबादी, यानी कि 65% हिंदू आबादी है और मुस्लिम आबादी 32% है। लेकिन जिस इलाके में ये हिंसा हुई यानी कि बनभूलपुरा, उस इलाके को 29 एकड़ में ये जो इलाका फैला हुआ है, यहाँ पर 50,000 की आबादी है जिसमें 40,000 तो केवल मुसलमान ही हैं। इस इलाके की डेमोग्राफी को समझने के लिए शोएब रज़ा इस इलाके के लोगों तक पहुँचे, उनकी ज़ुबानी समझने की कोशिश की, आखिर किस तरीके से बनभूलपुरा बदलता गया। हल्द्वानी में कल हिंसा की जो चिंगारी भड़की उसका असर यकीनन आज भी है, कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन किस तरह से जो चैलेंज है वो प्रशासन के सामने आया उसकी एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं इस पूरे एरिया को दिखाते हुए टॉप एंगल से कि किस तरह का जो इलाका है वो ये बनभूलपुरा है और क्यों यहाँ पर इतनी बड़ा जो चैलेंज है वो प्रशासन के सामने आया। दरअसल आप देखेंगे कि बहुत घनी आबादी है यहाँ पर और ये आबादी लगातार पिछले कुछ दशकों में और ज्यादा बढ़ती गई। जो हल्द्वानी के लोग हैं वो इस बात को कहते हैं कि पहले यहाँ हिंदू और मुस्लिम जो आबादी थी वो मिली जुली थी, लेकिन पिछले कुछ दशकों में क्योंकि उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों से लगातार लोगों की तादाद यहाँ पर बढ़ी और जो मुस्लिम आबादी वो बढ़ती गई, तो हिंदू आबादी ज्यादातर यहाँ से उन्होंने मकानों को बेचा और दूसरी जगहों पर वो शिफ्ट हो गए। संकरी गलियां है और बहुत घनी आबादी है और इस इलाका का जो जिक्र है वो सबसे पहले आपको याद होगा जब रेलवे ने यहाँ अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की थी, उस वक्त ज्यादा सुर्खियों में ये इलाका आया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से इन लोगों को तब राहत मिली थी और अब नगर निगम की तरफ से जब ये कार्रवाई की गई तो यहाँ हिंसा हुई और पुलिस ने, क्योंकि यहाँ पर अब कर्फ्यू लगाया हुआ है, तो कहा यही जा सकता है कि हल्द्वानी के लोग ऐसा मानते हैं कि धीरे धीरे जो डेमोग्राफी चेंज है वो यहाँ पर आया और पूरा जो इलाका है अब ये मुस्लिम इलाका है। और कई बार ऐसा होता है कि प्रशासन के सामने कोई भी कार्रवाई जब वो करते हैं तो उनके सामने यहाँ बड़ा चैलेंज पेश होता है।